तो हम लोग बेटा रिवाइज करेंगे यूनिट 1। कोई भी चीज़ बिल्कुल रिलैक्स होके पूछना है ना, बिल्कुल टेंशन ओके मत सर। लेना। यूनिट 1 और इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम मान के चल रहे हैं कि तुम्हें बहुत कम पता है, लेकिन हम पढ़ाएंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल टू द पॉइंट। ठीक है, सुनिए बेटा, आवाज़ आ रही है? यस सर। सर मैं इलेक्ट्रोस्टैट बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ एको कर रही है सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बीच में कभी कभी बोलना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, बल्कि इसको एक ही साथ लिखना चाहिए, अलग अलग लिख दिया मैंने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, स्टैटिक मीन्स होता है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रो मीन्स बताया मैंने चार्ज, तुम लिखती भी रहना बेटा। एंड स्टैटिक मीन्स होता है एट रेस्ट। एक बार रीज्वाइन करके देखो, कभी कभी इको हट जाता है। एक बार यस सर, अभी रीज्वाइन, सर मैं 2 मिनट में रिजॉइन कर रही हूँ हाँ अभी। हाँ, रीज्वाइन करके देखो, इको हट जाता है। यस सर। ठीक, अभी भी आ रही है इको? सर हल्की सी आ रही है सर। चलो, तो चार्ज एट रेस्ट, इसमें चार्ज रुका हुआ होगा। इसमें 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 इसमें पढ़ना शुरू करेंगे आज हम लोग, और इसको कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर 1 या जितना हो जाएगा कर लेंगे। चैप्टर 1 का नाम है बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये कंफर्म याद रहना चाहिए कि कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं हम और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स पढ़ने हम लोगों को, पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पूरी क्लास 12th की फिजिक्स चार्ज पर बेस्ड है। तो चार्ज कैसे डेवलप हुआ इसके विषय में कुछ इनिशियल ऑब्जर्वेशंस है। सपोज वी हैव अ ग्लास रॉड। If we rub this glass rod on a silk cloth, you will find some electrons will migrated from glass to silk rod. So this is the symbol of electron. सुनिए बेटा, यस सर। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस केस में जब हम ग्लास रॉड को सिल्क पर रगड़ते हैं और फिर अलग करते हैं, तो देखा गया है कि सिल्क पर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी के कारण ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। देखो, बिफोर रबिंग, रब करने के पहले न ग्लास रॉड पर कोई चार्ज था न सिल्क पर कोई चार्ज था। क्यों? जितनी संख्या में ग्लास के अंदर प्रोटॉन्स होंगे उतनी ही सेम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी ग्लास रॉड पे होता है। तो रब करने से पहले नेट चार्ज उसके ऊपर 0 था, ऐसा ही सिल्क में भी था। लेकिन जैसे ही हम रब करते हैं, तो जैसे ही मान लो ये सिल्क है और ये ग्लास रॉड है, इसको हमने इस पर रगड़ना शुरू किया। मेरा वीडियो भी दिख रहा होगा ना छोटा सा तुमको? नहीं सर, मैंने स्पॉटलाइट पे कर रखा है तो सिर्फ आपका स्क्रीन दिखाई दे रही है बड़ी सी स्क्रीन पर। अच्छा ठीक है। सर रिकॉर्डिंग में स्विच करूँ क्या व्यू सर? नहीं नहीं नहीं, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एज्यूम करो कि सिल्क कपड़े के ऊपर एक ग्लास रॉड को रगड़ रहे हैं हम। अब दिख रहा है सर, अब दिख रहा है। ठीक है, तो सिल्क कपड़े के ऊपर जब ग्लास रॉड को रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण, फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट के कारण दोनों के आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, चाहे वो ग्लास हो या सिल्क हो। समझ गए बिटिया? यस सर। तो दोनों के बाहर निकलते हैं, ग्लास के भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और सिल्क के भी। लेकिन फाइनली जब डिटैच करते हैं ना, अलग करते हैं, तो उस समय एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, दूसरा गेन कर लेता है। कौन लूज करता है? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। यस सर। इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की पावर इस केस में ग्लास की कम होती है, सिल्क की ज़्यादा होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन सिल्क के पास ज़्यादा रुक जाते हैं। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन रुक गए, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके कारण नेगेटिव चार्ज, और सेम अमाउंट पे इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। समझ में आ गया बेटा?
यस, तो इलेक्ट्रिक इक्विलिब्रियम रीच करने तक इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से सिल्क में चलते जाएंगे। हमने इक्विलिब्रियम की कोई बात नहीं करी है, इसलिए इक्विलिब्रियम बोलना भी नहीं है बेटा, ठीक है ना, यस सर। क्योंकि ये केमिस्ट्री वाला टर्म नहीं यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात हो रही है, ठीक ना बेटा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सिल्क की ज़्यादा होती इन कंपेरिजन टू ग्लास रॉड की। अच्छा बताओ, जैसे मान लो सोडियम, तुम्हारे पास थोड़ा सा केमिस्ट्री में थोड़ा ध्यान जा रहा है तो मैं एग्जांपल वही लेता हूँ। सोडियम को अगर हम क्लोरीन के पास ले जाएं तो कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? सर अगर हम सोडियम को क्लोरीन के पास ले जाए तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन गेन करेगा। और क्लोरीन गेन कर लेगा। तो सोडियम पर कैसा चार्ज आएगा? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, अब उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और ठीक। क्लोरीन पे माइनस। हाँ, तो ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी सोचना है तुमको कि ग्लास को जो सिल्क पर रगड़ते हैं ना, ठीक है, तो सिल्क की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। जैसे सोडियम और क्लोरीन के केस में क्लोरीन हैज़ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर देन द ग्लास, सॉरी मोर देन द सोडियम, इसलिए सोडियम लूज कर देता है, क्लोरीन गेन कर देता है। तो वहाँ एलिमेंट वाला चूंकि बचपन से पढ़ाया जाता है सोडियम क्लोरीन, तो ये क्लियर है, लेकिन ग्लास और सिल्क बचपन से नहीं पढ़ाया जाता है। आज मैं बता रहा हूँ कि ग्लास की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है इन कंपेरिजन टू सिल्क के। समझ में आ गया बेटा? तो जब रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण जब हीट जनरेट होती है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ग्लास के भी सिल्क के भी, लेकिन फाइनली डिटैच करते समय, अलग करते समय इलेक्ट्रॉन सिल्क के पास ज़्यादा रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। समझ में आ गया बेटा? यस सर, परफेक्टली क्लियर। ठीक, हाँ, तो इसलिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक ना? क्लियर हो गया? गॉट इट सर। ठीक, तो यहाँ पर अगर तुमसे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, पूछा जा सकता है पर, ठीक ना? ठीक, और ऑप्शन दे सकते हैं माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रॉन, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, ऐसे ऑप्शन बना सकते हैं ना, बोलो। यस सर। तो यू विल आंसर माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस इज माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। समझ में गया बेटा? ठीक है, तो लिखना यहाँ पर, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, मैं केवल बोलता रहूँगा। रीजन की स्पेलिंग गलत दिख दिया क्या मैंने? यस, REASON। स्पेलिंग क्या होता है? REASON सर। हाँ, अभी मुझे लग रहा था कुछ छूटा है। तो लिखना बेटा, रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस इज, रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस इज, मतलब ऑन डिफरेंट बॉडीज कह सकती हो। रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट बॉडीज इज माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, migration of electron from one body to another, from one body to other. The body which donate electron will acquire positive charge. The body which donate electron will acquire positive charge, and the body which receives electron will acquire negative charge. And the body which receives electron will acquire negative charge. आवाज अब तो नहीं कट रही ना बेटा? नहीं सर। And the body which receives electron will acquire negative charge. आगे लिख लो। Migration of electrons take place. Migration of electrons take place from lower electronegative substance to higher electronegative substance. ये बात तो समझ में आ रही है ना? यस सर। Migration of electron will take place from lower electronegative substance to higher electronegative substance. यहाँ पर एक कॉलम बनाया मैंने, इसके लेफ्ट में लिख दिया मैंने पॉजिटिव और राइट में लिख दिया निगेटिव। एक एग्जांपल बताया कि ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ पर रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव, सिल्क पर निगेटिव आता है। ऐसे ही इबोनाइट को अगर हम कैट स्किन के ऊपर रगड़ें बेटा, मरी हुई बिल्ली के खाल पर, तो कैट स्किन पर पॉजिटिव आता है, इबोनाइट पर निगेटिव आता है।
बर्ड्स की फर के ऊपर भी रगड़ने पर ऐसा ही होता है कि बर्ड्स की फर पर पॉजिटिव और इबोनाइट पर निगेटिव आता है। प्लास्टिक की रॉड को अगर आप किसी वूलन कपड़े पर रगड़ो ना बेटा, तो वूलन पर पॉजिटिव, प्लास्टिक पर निगेटिव आता है। कॉम्ब को इफ यू पास थ्रू योर हेयर you will find positive charge will be developed in your hair, on your hair, and comb will acquire negative charge. तो अब ये नहीं कहना कि हम कंघी करके घर से निकलते हैं, अब ये बोलना कि हम पॉजिटिव चार्ज डेवलप करके घर से निकलते हैं। तो 2-4 बार में याद हो जाएगा ना? यस सर। ठीक। ऐसे ही अगर हम रबर को भी अगर वूलन कपड़े पर रगड़े मिटाना, तो रबर पर पॉजिटिव और वूलन पर पॉजिटिव और रबर पर निगेटिव आता है। तो ये कुछ बॉडीज़ हैं जिन पर किसी पर पॉजिटिव किसी पर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है व्हेन दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। एक चीज़ जो तुम्हें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन द राइट ऑफ दिस टेबल हैव इलेक्ट्रोनिटी मोर देन देयर करस्पॉन्डिंग लेफ्ट एलिमेंट। दैट्स वाई दे एक्वायर नेगेटिव चार्ज व्हेन दे रब्ड विद those substance which are in the left of this table। समझ में आ गया बेटिया? बोलो। यस सर। राइट साइड जो नेगेटिव अटेन कर रहा है चार्ज, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी इन कंपैरिजन जो पॉजिटिव चार्ज। यस सर। गुड 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 गुड। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अटैक कर लेगा, वह नेगेटिव चार्ज। जिसकी इलेक्ट्रोनिटी कम होगी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, वहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना? बोला? यस। ठीक। इसको इरेज कर दे। कॉपी कर लिया? यस सर, कॉपी कर लिया सर। ठीक। अब हम लोग बच्चा अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो लिखते जाओ साथ में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इस पर भी प्रॉब्लम बना के ये लोग पूछेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करके एक टॉपिक में। तो हेडिंग लिखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट चेंज, स्टेप बाय स्टेप चेंज। जैसे मान लो किसी हॉस्पिटल में जाओ मेरी आवाज़ आ रही है ना क्लियर? यस सर। तो वहाँ पर स्टेयर्स भी बने रहते हैं, ऐसे देखा होगा आपने? यस सर। ठीक। और ऐसे स्लोप भी बने रहते हैं, देखा होगा आपने? यस सर, व्हीलचेयर जाने के लिए। व्हीलचेयर जाने के लिए। तो इसमें जो हाइट का चेंज हो रहा है ना, ये हाइट में चेंज स्मूथ चेंज है ना? स्मूथ चेंज। यस सर। ठीक। या इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस चेंज। बोलो बेटा। यस और इस तरह के जो चेंज होते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप चेंज भी बोल सकते हैं या डिस्क्रीट चेंज बोल सकते हैं। बोलो बेटा। यस सर। डिस्क्रीट चेंज। ठीक। अगर सभी सीढ़ियाँ 1-1 मीटर की 1-1 फीट की हाइट की हैं, मान लो अभी सभी स्टेयर्स अगर 1-1 फीट की हाइट की हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल ले लिए हैं, ठीक है ना बेटा? 1-1 फीट की हाइट की हैं, तो जब भी आदमी इन सीढ़ियों के थ्रू एक फ्लोर से किसी दूसरी फ्लोर पर जाएगा तो उसकी हाइट ग्राउंड से या तो 0 फीट होगी, यहाँ पर होगा तो क्यों बेटा, नहीं तो सीधे 1 फीट होगी, नहीं तो 2 फीट होगी, नहीं तो 3 फीट होगी, एंड सो ऑन। बोलो बेटा। यस, वो 1 फीट के मल्टीपल्स में ही एक कांस्टेंट क्वांटिटी रिपीट हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। तो इस तरह की डिस्क्रीट चेंज को ही हम लोग बेटा क्वांटाइजेशन कहते हैं। समझ में आई बात? गॉट इट। और इस तरह की स्मूथ चेंज को हम लोग कंटिन्यूएशन कहते हैं। ये क्वांटाइजेशन नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक। तो अब इसका हम लोग जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना उसको समझते हैं। ठीक। देखो मान लो हमारे पास यहाँ पर 2 बॉडीज हैं, बॉडी नंबर ए एंड बॉडी नंबर बी। ठीक। यहाँ से एक मिनट,
बॉडी नंबर ए एंड बॉडी नंबर बी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट हो गया। अब तो पिछले साल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा क्लियर दिखता होगा तुमको इस साल। यस सर, सब काफी क्लियर है। हाँ वैसे वही है ना, समय सिखा देता है सब कुछ, ठीक है ना। यस सर, वो तो है। मेरे पास 98 से मैंने कंप्यूटर ख़रीदा है, लेकिन इसके पहले कंटिन्यूसली कोई ना कोई ऑपरेटर रहता था, समझे ना। और सिर्फ मुझे कंप्यूटर में ऑन ऑफ करने या एक आध फाइल ओपन करके देखने आता था, फिर मैं बता देता था इसका प्रिंट आउट निकाल लो ये Yes, कर लो। लेकिन इधर 1-1.5 साल में, ठीक है ना, बहुत कुछ सीखना पड़ा। सर मैं अपने ट्यूटर्स के लिए क्या कहते हैं ऐप्स और सारी चीजें भेजती रहती हूँ, उनको थोड़ा बहुत सिखाती रहती हूँ, और वो लोग काफी वेलकमिंग है, मतलब कहते हैं कि और हमें बताती रहा करो ताकि तुम्हें कंफर्ट हो। तो अच्छा अच्छा, गुड, ठीक ठीक। अभी मैं जैसे इसके पढ़ाने के लिए पेन टैब एक होता है वो खरीदा, ये देखो है, यस सर। इसी पर लिख रहे हैं ना, दिख रहा है ना। यस, आपके पास तो पहले से था लेकिन ना। हाँ था, लेकिन मैं यूज़ ज़्यादा नहीं किया था अभी। अब इस साल तो पूरा इसी से मैंने सारी क्लासेस ली हैं, ठीक है। यस सर। अब देखो स्मार्ट बोर्ड के चक्कर में है, भगवान ने चाहा तो आ जाएगा तो। सर उससे पहले व्हाइट बोर्ड बिल्कुल ब्लर दिखाई देता सर। हाँ पता है बिल्कुल मुझे, blur। हाँ। एक्चुअली है क्या ना, ये जो ऐप बनाए गए हैं, ये ऐप बनाए गए हैं कंप्यूटर्स के लिए, है ना। ठीक, कंप्यूटर के लिए सबसे मोस्ट एनेबल होता है, ठीक है। अब मोबाइल के लिए भी थोड़ा एनेबल कर दिया है, तो कुछ मोबाइल बहुत ठीक ठाक वीडियो भेज देते हैं, और कुछ रेजोल्यूशन तो में सर। यस। हाँ, और कुछ तो फोकस ही करते रहते हैं, कुछ तो फोकस ही करते रहते फुल टाइम। यस सर। तो इसलिए वो इमेज ब्लर होती रहती है। तो क्वांटाइजेशन समझना बेटा, अब तो समझ ही गई हो, लेकिन समझाता हूँ मैं कि मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, मैंने बताया था सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, याद है ना। यस याद है। तो फिर बेटा यहाँ पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज डेवलप होगा, और यहाँ पर हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ गई बेटा। यस सर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, अच्छा इस जो वैल्यू है ना ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक नहीं, प्लस में है तो ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन, हाँ। और और सर माइनस एक में, और बात थी, ई को अगर हम बिना ऊपर माइनस के लिखेंगे तो वो भी प्रोटॉन का ही सिंबल हो जाएगा ना। नहीं अगर खाली ऐसे लिखो ना ई, समझिए बेटा, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। ना ये अच्छा। प्रोटॉन के लिए है ना इलेक्ट्रॉन के लिए, इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। ये इस नंबर का नोटेशन है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत छोटी बात है, तुमने पूछ दिया और मैं बताता भी वैसे भी। देखो ये चीज़ सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, याद पहले लिखवाई दिया हूँ मैं, ठीक। अभी जो ई लिखा है ये इस नंबर का बस नोटेशन है, और इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं, ओके सर। ठीक। और इसके और भी नाम हैं, सारे नाम जानो, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं इसको, इसको हम लोग बेसिक चार्ज भी कहते हैं बेटा, क्योंकि इससे छोटा चार्ज पाया नहीं जाता है किसी बॉडी पर, ठीक ना। और जबरदस्ती, सर जो माइनस में है उसको क्यों नहीं बेसिक चार्ज कहते हैं सर? ठीक, ये भी बेसिक चार्ज है। नेगेटिव में ये बेसिक चार्ज है, पॉजिटिव में ये बेसिक चार्ज है, लेकिन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ना लिखे हम तो इसको हम लोग, ठीक है, बेसिक चार्ज कहते हैं, या एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। यस। एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। इसके एक और नाम है बेटा, मिनिमम पॉसिबल चार्ज। लिख लेना सब कुछ, क्योंकि सब पूछे गए हैं नाम, नहीं तो मैं लिखवाता ही नहीं। मिनिमम पॉसिबल चार्ज, हर एक सेंटेंस मेरा जो है ना बोर्ड के प्रॉब्लम से बना हुआ है। मिनिमम पॉसिबल चार्ज शुरुआत के 3-4 साल तक हम पढ़ाते रहे तो खाली एक नाम बताते थे बेटा, लेकिन जब 15-20 साल पेपर बार बार देखते रहे तो कभी इस नाम से कभी इस नाम से, नहीं समझे, ठीक है ना। ठीक, और खाली जैसे अपने ही बोर्ड की बात नहीं, अदर बोर्ड्स में भी आते हैं, ठीक। कंपटीशन के भी पेपर देखते रहते हैं हम लोग, तो ये सारे नाम कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएंगे किसी न किसी बुक में या किसी न किसी प्रॉब्लम में, यस सर। ठीक है ना। इसलिए सारे जानने हैं, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज पर तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ सकता है कभी, जब मैं कहूँगा कि इससे छोटा चार्ज पॉसिबल है, ठीक, होता नहीं है, पॉसिबल है, दोनों में अंतर है। मतलब सर आइडियली पॉसिबल है लेकिन रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ, ठीक। अब इसको हमारी पूरी बात सुन लो, शायद मैं आइडियल और रियलिस्टिक
ठीक, जो इसमें जो ग्रामर है, ठीक है, ठीक है, उससे अलग लेके जा रहा हूँ तुमको। देखो क्या है कि जैसे मान लो मेरा ये कमरा है, सपोज करो 10 लोग बैठे हुए हैं, है ना। यस सर। तो इसमें से कोई 2 लोग यहाँ से निकल के दूसरे कमरे में चले गए, तो यहाँ कितने लोग बचे? 8 लोग। यस सर। दूसरे कमरे में 2 लोग हो गए, ठीक है। हम्म। तो जो भी जाएगा वो पूरा पूरा उठ के जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कभी उसने अपनी पैर भेज दिया, कभी हाथ भेज दिया, कभी किडनी भेज दी, कभी आइज भेज दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही एक कंप्लीट पार्टिकल है बेटा, ठीक, सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक, पूरे यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल जो रियल में ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स जब हम पढ़ेंगे तो हम इस बात को थोड़ा सा चेंज भी करेंगे। अभी हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, सुन लो बेटा। यस सर। ठीक, तो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको ऑब्जर्व किया गया है, और ये पूरा पूरा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कंप्लीट माइग्रेट करके जाता है, टूट करके नहीं जाता, जबकि टुकड़े इसके हो चुके हैं। तो एक क्वांटाइज्ड हाँ है, इसी का मतलब है। ठीक, नहीं अभी जो जिस सेंस में बात कर रहे हो उसको पहले सुनो बेटा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो कुछ माइन्यूट पार्टिकल से मिल के बना होता है, लेकिन कभी भी उस माइन्यूट पार्टिकल में टूट टूट करके एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर नहीं जाता है। जैसे हम किडनी, लंग्स और आईज नहीं भेज पाते एक बॉडी से, एक जगह से दूसरे बॉडी जगह पर, बोलो बेटा। यस। लेकिन हम जानते तो है ना कि हमारी बॉडी इतने सारे आर्गन से मिलके बनी हुई है, बोलो। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी कुछ और माइन्यूट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसको हम लोग क्वार्क कहते हैं, QUARC, समझ में आया बेटा? यस। ठीक, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्वार्क में अपने आप नेचुरली नहीं टूटता, जब जबरदस्ती पकड़ के हम लोग तोड़ते हैं तब, जब डॉक्टर ऑपरेट करता है पेट को, तब जानता है कि जान पाया वो कि किडनी है, लिवर है, फंक्शन और भी बॉडी पार्ट्स हैं। नहीं ना, उसके पहले तो नहीं जानता था ना, बोलो बेटा। यस। ठीक, वैसे हम बोन होते हैं पूरी बॉडी के साथ, अब सिर्फ आईज या फिर ईयर्स के साथ नहीं। हाँ, तो हम जब मूव करते पूरी बॉडी के साथ मूव करते, वैसे इलेक्ट्रॉन पूरा मतलब क्वार्क, जितने भी क्वार्क से मिलके बना उनको, उन क्वार्क को एक साथ लेके ही मूव करता है, टुकड़े में नहीं मूव करता है, ठीक ना। अच्छा, उस क्वार्क के भी टुकड़े हो चुके बच्चों, ये रिसर्च का विषय है। उस क्वार्क को पाया गया है कि वो टीलीट्रॉन से मिलके बना हुआ है, और टीलीट्रॉन भी कुछ और माइन्यूट पार्टिकल से मिलके बना होता है, इसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। उससे छोटा पार्टिकल अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये पार्टिकल रियल में कहीं पाए नहीं जाते, जबरदस्ती तोड़ तोड़ के निकाले गए हैं, तब देखा गया है। समझ में आ गई बात? यस सर। जबकि इलेक्ट्रॉन तो आपको रियल में मिल जाता है। समझ में आ गई बात बेटा? बोलो। यस सर। सो मुझे आपके पिछले लेक्चर से याद है कि आपने बताया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड होता है, इसका मतलब वो अभी क्वांटाइजेशन की -1.6 सुनो बेटा, अभी हम क्वांटाइजेशन की मीनिंग नहीं समझा रहे थे, अभी हम क्वांटाइजेशन शुरू किए हैं, ठीक ना, अभी बता दे रहे हैं, तो ठीक है ना। अभी हम टॉपिक से हट करके, ठीक, इलेक्ट्रॉन किन पार्टिकल से मिलकर बना होता है उस पर बात कर रहे थे, ठीक है ना। हाँ, क्वार्क से, इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, इस चार्ज को बेटा +E लिखेंगे, है ना। यस सर। और इस चार्ज को लिखेंगे -6। समझ में आ गया? अब क्वांटाइजेशन पर आ रहे हैं हम, ठीक ना। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पर 3.2 × 10⁻19 कूलम चार्ज डेवलप होगा, जिसको हम +2E लिखेंगे, और यहाँ पर -3.2 × 10⁻19 कूलम चार्ज डेवलप होगा, कूलम, ठीक ना बेटा, जिसको हम -2E लिखेंगे। समझ गए बेटिया? हाँ, बस अब क्वांटाइजेशन समझ में आ गया तुमको। अगर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 4.8 × 10⁻19 कूलम, जिसको +3 कहेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर -4.8 × 10⁻19 कूलम, जिसको हम -3 कहेंगे। तो चार्ज की वैल्यू हमेशा E के मल्टीपल में है। समझ गए ना बेटा? या ये कहो कि 1.6 × 10⁻19 कूलम के मल्टीपल में है। 1.6 के बाद 1.7 नहीं आया, 1.8 नहीं आया, मतलब चार्ज में जो चेंज है किसी बॉडी पर वो स्मूथ नहीं है, डिस्क्रीट है ना। यस सर। एक मिनिमम नंबर के मल्टीपल में है ना, बोलो। यस सर। तो यही तो क्वांटाइजेशन कहलाता है ना, बोलो, स्टेप बाय स्टेप चेंज, बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, तो जितनी चीजें स्क्रीन पर दिख रही हैं इसको कॉपी करो, तो इसको हम डिफाइन भी कर देते हैं। अगर n इलेक्ट्रॉन, अच्छा, अगर n इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो +n हो जाएगा, यहाँ पर ये भी लिख लो, और यहाँ पर -n हो जाएगा ना। यस। तो यहाँ पर फाइनली फार्मूला हो जाएगा चार्ज का। चार्ज को Q से लिखते हैं, स्मॉल q या कैपिटल Q, कुछ भी लिख सकती हो। तो +ne या -ne हो जाएगा ना बेटा। यस सर। तो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। समझ में आ गया? यस सर।
इसमें Q को बोलते हैं नेट चार्ज, या चार्ज भी खाली बोल सकती हो, नेट चार्ज लिखते जाना बेटा। यस N को बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलोगी तो गलत हो जाएगा, क्या बोलोगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने ट्रांसफर हुए उनसे चार्ज डेवलप हुआ है। यस और E को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। भाई ई बिना माइनस या प्लस के, हाँ, मतलब प्लस के साथ, प्लस के साथ नहीं, हाँ प्लस मान सकती हो, लेकिन ये केवल मैग्नीट्यूड लिखा गया है कि उसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है ना। सर लेते नहीं है ना कभी माइनस सर, इस वाले नहीं फॉर्मूले लेते हैं, में? कभी कभी लेते भी हैं, वो हमें भी प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे, ओके ठीक है ना। हाँ, स्केलर क्वांटिटीज के कैलकुलेशन में चार्ज का साइन लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के कैलकुलेशन में चार्ज का साइन नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। यस सर। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर केवल एक सेंटेंस में नहीं होता है, कई बार कई मल्टीपल सेंटेंस बोलने पड़ते हैं, क्योंकि केवल एक दिन के लिए पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई कंप्लीट और 100% करेक्ट होनी चाहिए, है ना, बोलो, ठीक है ना। यस सर। तो पहले ही बताओ मुझे, क्वांटाइजेशन की मीनिंग समझ में आ गई ना, कि चार्ज की वैल्यू किसी भी बॉडी पर हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के मल्टीपल में होती है। Yes. मतलब एक मिनिमम चार्ज है उसके मल्टीपल में ही होती है, इसलिए चार्ज में जो चेंजेस है किसी बॉडी के ऊपर वो स्मूथ नहीं है, वो डिस्क्रीट है, स्टेप बाय स्टेप है, इसलिए इसको हम लोग क्वांटाइजेशन कहेंगे। समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो अब एक लाइन की इसकी डिफिनीशन लिखना। डिफिनीशन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मे भी किसी डिफिनीशन में कोई एक वर्ड गैप करके और फिल इन द ब्लैंक्स बना दे, नहीं समझे, जो की वर्ड हो उसका। यस सर। मल्टीपल चॉइस में तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हाँ, थ्योरी पे भी। हाँ, तो लिखना डिफिनीशन इसकी, किसकी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। इट इज फाउंड दैट, पाया ही तो गया होगा ना किसी बॉडी पर, है ना। इट इज फाउंड दैट, साथ साथ लिखना बेटा। इट इज फाउंड दैट द चार्जेस ऑन डिफरेंट बॉडीज are always इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल समझती हो ना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना n गुना, यस सर। इंटीजर्स में 1 2 3 आते हैं, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल e, तो सिंगल लेटर है तो इसलिए सिंगल लेटर कॉमन लगा दिया। दैट इज इट मे बी, क्या क्या हो सकता है? प्लस माइनस ई हो सकता है ना बेटा, प्लस माइनस 2 हो सकता है ना, प्लस माइनस 3 हो सकता है, डैश 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 प्लस माइनस एन ई हो सकता है, बोलो। देयरफॉर की इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, बोलो बेटा। यस। और ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक, बोलो बेटा। अब मान लो इनको ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो ये पूरा डेफिनीशन लिख दिया, नहीं समझे, और लिख दिया कि ये डेफिनीशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की है, बोथ की है, नन ऑफ दीज की है, तो लिख लोगे ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की है, यस ठीक। या डेफिनीशन लिखते समय इन्होंने ई को गायब कर दिया, बोलो बेटा। यस। और फिर ऑप्शन लिख दिए कि पहला ऑप्शन, ठीक, कि 4e² है, दूसरा ऑप्शन 2e है, तीसरा ऑप्शन 4e है, चौथा ऑप्शन, ठीक है, आपका e है। बना सकते हैं ना न्यूमेरिकल, ये ऑब्जेक्टिव्स पर, बोलो। इसको गैप करके बोलो, ठीक है ना, बोलो। या e की जगह पर वैल्यू ही लिख दिया, मतलब यहाँ पर डैश 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 किया, यहाँ वैल्यू लिखते चलेगा 1.6 इंटू 19, 1.6 है ना, इतना मल्टीपल कौन सा है? हाँ, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वाला जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा, बोलो। यस सर। आगे बस, तो हाँ, क्लियर हो गया ना बेटा? यस कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम कर सकते हैं डेफिनेशन के बिहाफ पर ही, क्लियर है ना? यस सर। ठीक, और भी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं इस पर, तो डेफिनेशन लिख लिया बेटा? यस सर।
अब है इस पर भी यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना। कैन अ बॉडी हैज 8.9 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज। ऑप्शन है एस, दूसरा है नो, तीसरा है कांट से एनीथिंग, और चौथा ऑप्शन है, ठीक है, नन ऑफ दीज। बोले बेटा, तो तुम्हें क्या लग रहा है, आंसर बताओ। आवाज आ रही है? सर नो होगा शायद, हाँ, गुड, आंसर इज क्योंकि 16 का मल्टीपल 89 नहीं है। हाँ, गुड। तो कोई भी इस तरह का चार्ज अगर चेक करना हो ना, ठीक है ना, तो क्या करो, उस चार्ज को 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 से डिवाइड कर दो। Yes. और देखो कट रहा है कि नहीं। ये 89/16 कट करके इंटीजर तो नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन रह जाएगा, नहीं है, बोलो। तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। नहीं है। समझ में आ गई बात बिटिया? यस, उसको एक होल नंबर में आना चाहिए। हाँ, ये कटने के बाद इंटीजर में आना चाहिए। हाँ, होल नंबर में केवल 0 हटा दो तो इंटीजर हो गया। असल में 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन को बोलते हैं होल नंबर, और 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन तक बोलते हैं इंटीजर। सुना गया? यस। तो इसीलिए इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक ना? क्लियर है ना? क्लियर, बिल्कुल ठीक, क्लियर सर। बिल्कुल क्लियर, ठीक। तो ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव ये लोग बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं एक और। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर, तो ये पढ़ लोगे ना, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेस। बेटी आवाज आ रही है? यस सर। एक्सेस आर डिफिशिएंट on a body having plus 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb charge। How many electrons are excess are deficient on a body having plus 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज। ठीक है, तो आंसर के ऑप्शन बनाते हैं। पहला ऑप्शन 4 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, दूसरा ऑप्शन बनाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस, तीसरा ऑप्शन बनाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, चौथा ऑप्शन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेस। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो, ये मत सोचना कि बोर्ड में एग्जैक्टली यही नंबर मैं जो बोल रहा हूँ यही आएगा, पर बेटा ऐसा ही आएगा, नंबर बदल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस सर। ठीक, ट्राई करो, नहीं कर पाओगे तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक मिनट सर, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेस। नहीं बेटा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे तब तो पॉजिटिव चार्ज आया ना। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद डिफिशिएंसी होगी ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो करेक्ट है पर डिफिशिएंट होंगे। समझ में आई बात? यस सर। तो अब थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं ना वहाँ पर से, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी ना वहाँ पर। यस सर। और किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन पहुँच गए हैं तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है ना। ठीक है, तो तुम्हारा आधा सही था आधा गलत था। ठीक, बोलो बेटा।
ठीक, Yes, अब तो sir. क्लियर हो गया ना। और संख्या तुमने निकाली है, ये अच्छी बात है, संख्या तो निकाल लिया तुमने। ठीक है, So body gave out 2 electrons, तो अब उसको 2 electrons की deficiency हो रही है, and hence it has attained a positive charge. नहीं गेन करने के बाद तो निगेटिव चार्ज डेवलप होता है, लूज नहीं कर। सब डोनेट किया हाँ है, हाँ lose किया डोनेट, है. हाँ ठीक है, तुम्हारा ये वर्ड नहीं सुन पाया था मैं इसको इरेज कर दूँ ना। Yes sir. ठीक, तो कैसे किया तुमने, Q इक्वल टू एनी फार्मूला लगा दिया, पहली बात है ना। हम्म. Q की जगह पर लिखा होगा 3.2 इंटू 10⁻19, ये लिखा है ना। Yes n sir. निकालना था तो E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19, बोलो बेटा। तो n Yes, की वैल्यू sir. 2 आ जाएगी ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बोलो। Yes sir. और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, डिफिशियंट, बोलो बेटा। Yes sir. अब याद रहेगा ना, अब तो नहीं भूलेगा। हम्म. तो इससे डिफिकल्ट प्रॉब्लम ये लोग नहीं पूछेंगे, इवन नीट लेवल पर भी इससे डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्वांटाइजेशन चार्ट पर नहीं पूछा जाता है। समझ में आ गया बेटा। Got it sir. ठीक, एकदम 100% क्वांटाइजेशन क्लियर है ना अब। So बिल्कुल 100%. ठीक, कि किसी बॉडी पर चार्ज हमेशा इस नंबर के मल्टीपल में ही होगा, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ही चार्ज होता है निगेटिव में, है ना, बोलो। Yes sir. तो जब इलेक्ट्रॉन किसी से निकल के दूसरे बॉडी में चला गया, तो जहाँ चला गया वहाँ पर निगेटिव इतना डेवलप होगा, और जहाँ से गया वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण Positive. पॉजिटिव इतना डेवलप हो गया। समझ में आ गया ना। हम्म. ठीक, अब प्रॉपर हम लोग पढ़ क्या रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे, याद है ना। Yes sir. पहली प्रॉपर्टी हमने लिखी थी चार्जेस क्वांटाइज्ड. हाँ, तो हेडिंग मैंने एक बार और लिख दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का। ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस करना है। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा इसकी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो अब इसकी डिफिनीशन नहीं लिखवाऊंगा ना, तुमको लिखने की जरूरत है, सुन लो केवल। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, है ना। Yes ठीक है ना, जैसे ग्लास रॉड पर कोई चार्ज नहीं था, सिल्क पर भी कोई नहीं चार्ज था, ये ग्लास रॉड था ना बेटा। Yes sir. सिल्क पर भी कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब हमने इसको इस पर रगड़ा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके यहाँ आ गए, है ना, बोलो बेटा। इसलिए Yes sir. जहाँ से निकले वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया था ना, और जहाँ पहुँचे वहाँ निगेटिव चार्ज आया था ना। समझ में आया बेटा। हम्म. ठीक, अच्छा। बिफोर रबिंग आप देखोगी, बिफोर रबिंग टोटल चार्ज 0 है ना, तो इस पर चार्ज है ना इस पर चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों जगह इक्वल है। आफ्टर रबिंग अगर यहाँ +4 कूलम आएगा ना, तो यहाँ -4 कूलम आएगा पक्का। हम्म. तो टोटल चार्ज अभी भी 0 है, नहीं है, बोलो। Yes sir. तो चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको केवल ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। समझ गए बिटिया। Yes sir. 100% समझ में आ गया। 100% sir. ठीक, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी होगी, मैं इसको भी डिलीट मारता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट, लिखना जरा। चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है चार्ज एट रेस्ट इक्वल टू चार्ज इन मोशन। जैसे मान लो ये पेन है, दिख रहा है तुमको ये पेन, मार्कर। Yes sir. हमने अपने बालों में रगड़ा, तो जानते हो कैसे चार्ज आएगा इस पर, ये तो प्लास्टिक का ही है, तो बालों में पॉजिटिव आएगा, इस पर कैसे आएगा, निगेटिव, है ना। इस पर कुछ निगेटिव चार्ज आ गया, अभी ये पेन रुका हुआ है। ठीक, सुनिए बेटा, पेन रुका Yes, हुआ sir. है, तो इस पर चार्ज जो भी है इस वैल्यू को चार्ज एट रेस्ट बोलेंगे। समझ में आ गया बेटा। हम्म. हमने इसको मोशन करा दिया, थोड़ा सा इधर से उधर दौड़ा दिया, तो अभी भी इस पे उतना ही चार्ज रहेगा. हाँ अभी भी इतना ही चार्ज रहेगा, मतलब मोशन के कारण मोशन चार्ज से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है. कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। समझ में आ गया बेटा। तो ये इनवेरिएंट होता है, मोशन से इंडिपेंडेंट होता है, क्लियर है। मास के साथ ऐसा नहीं है, मास एट रेस्ट इज नॉट इक्वल टू मास इन मोशन। समझ गए बेटा। मास एट रेस्ट, सुनो बिटिया, Yes sir. इज नॉट इक्वल टू मास इन मोशन। तो मास वेरिएंट क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेरिएंट। Variant. और चार्ज कैसा है, इनवेरिएंट। समझ में आ गया बेटा।
रिलेटिव मोशन पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है ये चीज़? पक्का? किसी भी Yes, sir. प्रॉपर्टी पर को लेकर के ये ऑप्शंस बना सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें ये सेंटेंस याद रहेगा ना और ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा ना कि इसका मतलब क्या है, तो कोई भी प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर लोगे। समझ गए बिटिया? Yes, sir. ठीक। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है, उसको सिर्फ सुनना है कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अटैक करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ठीक। चार्ज का जो सम होता है एल्जेब्रिक सम होता है, कहीं +4 कूलम चार्ज है, कहीं -2 कूलम चार्ज है, तो इसका सम +2 कूलम आ जाएगा। समझ गए ना? ठीक। Yes, sir. कहीं पर +8 कूलम चार्ज है, +2 कूलम चार्ज और आ गया तो +10 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो एल्जेब्रिक सम होता है, मतलब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रहेगा? Yes, sir. चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक। अभी बहुत बेसिक्स पढ़ा रहे हैं हम, है ना? ठीक है, लेकिन इन बेसिक्स के बुनियाद पर ही बड़ी बड़ी चीज़ें बताई जाएंगी। क्लियर है बेटा? चार्ज स्केलर क्वांटिटी। Yes, sir. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। समझ में आ गया बेटा? बोलो। Yes, sir. अब हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक है इसमें, कूलम्स लॉ। क्या बेटा टॉपिक? कूलम्स। Coulomb's law. तो लिखना स्टेटमेंट मेरे साथ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between two point charges at rest is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है बेटा? Yes, sir. Noted. तो ये स्टेटमेंट को कर दिया किनारे, और स्टेटमेंट के बिहाफ पर थोड़ी मैथमेटिक्स क्रिएट कर लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो चार्जेस स्प्रेड नहीं होने चाहिए। जैसे ये लाइन पर चार्ज हो तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव बना करके कि किसी कंडक्टर के ऊपर लाइन चार्ज है, क्या कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है? तो आंसर क्या होगा? नो। बोलो बोलो बेटा। Yes, sir. पॉइंट चार्ज के लिए है, देखो कहीं लिखा होगा मैंने, Yes, sir. Line charges के लिए नहीं। कहीं पॉइंट चार्ज लिखा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। लिखा है सर, लिखा है point charges at rest. हाँ, टी नहीं लिखा था मैंने, तुमने लिखा ना टी? पॉइंट में टी छूट गया था मेरा, समझ गया था? तो मैंने लिखा है सर, मैं सुन के लिख रही थी। हाँ, गुड। आर डिस्टेंस रेस्ट में होने चाहिए। ये चार्ज नंबर 1 है, ये चार्ज नंबर 2 है। तो इनके देखो, लाइक होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक होंगे तो अटैक करेंगे। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है। समझ गए बेटा? Yes, sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। समझ गई? Yes, sir. ए प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, दोनों को मिला देता हूँ। Yes, sir. प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वलिटी कांस्टेंट रखते हैं ना, तो K Q1 ये Q2 डेरिवेशन और नहीं R square. पूछा जाएगा। सुन रही हो ना बेटा? ये डेरिवेशन Yes, नहीं sir. पूछा जाएगा, तो इसलिए डेरिवेशन मत पढ़ना, खाली फार्मूला पढ़ लेना। ठीक है ना? Okay, sir. इस स्मॉल के को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, समझ गई? Yes, sir. और इसकी वैल्यू निकाली थी कूलम ने 9 × 10⁹। ठीक है ना? सर एक बात पूछनी थी मुझे हाँ सर। हाँ बोलो। सर जो पॉइंट चार्जेस होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि कंडीशन पॉइंट चार्जेस की कॉलम्स लॉ उसमें यूज होने की ये है कि वो रेस्ट पे होने चाहिए।
पर क्या ये कंडीशन पॉसिबल है सर? क्योंकि नहीं नहीं, सुनो हम बता रहे हैं, ठीक है, इसमें एक सुधार है, चेंज है। एटलीस्ट वन चार्ज शुड बी परमानेंटली एट रेस्ट। दोनों, अच्छा, डिस्टेंस कांस्टेंट रहना मेन इसमें जो है ना, वो जो कंसर्न है रेस्ट का, वो है कि डिस्टेंस शुड बी फिक्स्ड। सुने ना, बोलो बेटा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से, ठीक ना, या घटने से आर चेंज होगा, ठीक है, आई बात समझो। यस सर। तो उस समय, ठीक है, ये फार्मूला चेंज होगा, और मे बी मीडियम चेंज होने लगे तो भी फार्मूला चेंज होगा। लेकिन एक चीज़ कंपलसरी है कि एटलीस्ट वन चार्ज शुड बी एट रेस्ट, क्योंकि जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लगता है ना, उसके लिए यही फार्मूला यूज़ किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है हमेशा। सर दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन कभी परमानेंटली क्या कहता है एट रेस्ट हो सकता है क्या? देखो, ये उन इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं हमेशा, उसके विषय में हमेशा बात नहीं हो रही है। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में गया ना बेटा, यस सर। ठीक है, तो ओवरऑल इस पर निगेटिव चार्ज जो दिखता है छोटी सी बॉडी के ऊपर, ठीक है ना, अब यह है क्या, एक छोटा सा मास पार्टिकल है, सुनिए ना, अगर यहाँ घूम भी रहा है, छोटा मोटा डिस्टेंस घूम भी रहा है, तो इसका मेन डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ ना, बोलो। अच्छा। हाँ, ये क्वेश्चन पहली बार किसी सर बच्चे ने मैं पूछा। ऐसे सोच रही थी कि काइनेटिक एनर्जी उसमें कभी जीरो नहीं होती है, हाँ मोशन हाँ कभी जीरो हाँ नहीं हाँ होता है। हाँ, वहाँ पर अगर वो मूवमेंट कर भी रहा हो तो एक छोटे से मास पार्टिकल के ऊपर उसका मूवमेंट है, ये पार्टिकल छोटा सा है, नहीं समझे, तो यहाँ घूम भी रहा है, नहीं समझे, तो डिस्टेंस तो नहीं। वाइब्रेट कर रहा है अगर तो हाँ, कोई तो डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। हाँ, तो ठीक है, क्लियर है ना, यस सर। ठीक। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी इसमें एडिशन ऐड करके बता दे रहा हूँ तुमको, ध्यान से सुनना। वो ये है कि अगर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है तो प्रोटॉन तो फिक्स होता है, उसका प्लस ही चार्ज होता है। हाइड्रोजन एटम की बात करो और एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है ना, बोलो। यस सर। तो यहाँ पर भी कम से कम एक चार्ज रेस्ट पे है ना, बोलो। हाँ। तो यहाँ पर भी आपका कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है, तो एटलीस्ट वन चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट होना चाहिए, सुन लिया ना। अच्छा, अब हम एक बात कर रहे थे, यहाँ पर हम इस के की यूनिट पूछना चाह रहे थे तुमसे, जरा सोच के बताओ, इस फार्मूले से के की यूनिट निकाल सकती हो? के को अलग कर दो और आर स्क्वायर को उधर ले जाओ, Q1 Q2 को नीचे ले आओ, तो देखा, सोच सोच के बताओ के की यूनिट क्या आ रही है। एक मिनट सर। सर न्यूटन कोलम्ब पर मीटर स्क्वायर? नहीं, देखो, के को ऐसे कर दिया तुमने तो न्यूटन, ये जस्ट अ मिनट, एफ आर स्क्वायर एक साथ हो जाएगा ना बेटा, यस सर। और Q1 Q2 नीचे आ जाएगा ना, यस सर। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, बोलो, पर कूलम स्क्वायर, है ना। यस सर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो रटना नहीं, जब भी फंसे तो निकाल लेना दाया बाया करके, है ना। यस सर। इसकी की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फोर्स का एक फार्मूला बनेगा, F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बोलो बेटा। यस सर। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। यस सर। इस फार्मूले को तुमको पता ही होगा कि एक और फॉर्मेट में लिखा जाता होता है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है ना। यस सर। तो ये तीनों इक्वेशन एक ही चीज़ है, बस अलग अलग नंबर डाल दिए हैं, मतलब ये तीनों फार्मूले सेम है, वे एक साथ लिख देते हैं। एक फार्मूला लिखा स्मॉल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखा ना बेटा। यस सर। के की वैल्यू रखी 9 इंटू 10 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, याद आया। यस सर। इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ये भी समझ में आ गया। यस सर। तो ये तीनों फार्मूले सेम है, क्लियर है ये बात।
यस सर। सर एक चीज मुझे पूछनी थी सर, के को आप साइलेंट आर से भी क्या कहते हैं हाँ वो रिप्रेजेंट आएगा करते हैं? आएगा आएगा, परेशान मत हो, अभी बहुत आगे है वो, इसी टॉपिक का एक पार्ट है। ठीक है, आएगा। आज नहीं आएगा, नेक्स्ट टर्न पे आएगा वो। एप्सिलॉन आर ओके। आएगा, एप्सिलॉन आएगा नेक्स्ट टर्न पे आएगा। ठीक है, हम्म। आज ही नहीं ला यस। देंगे सब, नहीं तो फिर सर कंफ्यूजन उसमें होगी। मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी क्योंकि सब अलग अलग नाम है ना। बस अगले टर्न पर क्लियर हो जाएगा। ठीक। यस सर। ठीक है, आज बस यही रोक करके इसको न्यूमेरिकल एक करा देंगे। ठीक है ना, ये फार्मूले बेटा समझ गई अच्छा। अप्लीकेबल हैं। ठीक है ना, ये फार्मूला है कब जानती लगता है, इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में लगते हैं ये फार्मूले। यस सर। फ्री स्पेस का मतलब होता है बिटिया एयर या वैक्यूम। फ्री फिजिक्स में फ्री स्पेस का मतलब यही है, एटलीस्ट एयर या वैक्यूम, याद रहेगा। यस सर। एयर के अंदर भी यही फॉर्मूला लगेगा, वैक्यूम में भी यही फॉर्मूला लगेगा। और ये जो इप्सिलॉन नॉट आया है इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी या फ्री स्पेस। इप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगली क्लास में तुमको पहले परमिटिविटी का मीनिंग बताएंगे, है ना। यस सर। फ्री स्पेस की मीनिंग तो बता ही चुके हैं। हम्म। ठीक, और अगली क्लास में ही एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सबको बताएंगे। यस सर। लेकिन अभी इस क्लास में एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल तो कम से कम कर ही लेते हैं, कर लें एक न्यूमेरिकल। यस सर। तो इसको मैंने इरेज किया, क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। जस्ट अ मिनट, ये ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा इस लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। क्वेश्चन लिखना मेरे साथ साथ। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, force between two point charges is capital F, comma, if one charge is doubled, sorry, if both charges are doubled, if both charges are doubled, and distance between them reduced to half. सुना ही ना बेटिया। यस सर। Then find new force between the charges. ऑप्शन है ए बी सी डी, लिखते हैं ए बी सी डी अच्छा लगता है। ऑप्शन है एफ, 2F, 16F, 8F, 4F एक कर दे रहा है। चलो बताओ बिटिया, ट्राई करोगी कि मैं बता दूं। तो मेरे को ट्राई करना है सर। तो तुमने आंसर सही बताया है, फिर भी हम लोग एक बार इसको करते हैं, है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको। चार्ज मान लो Q1 Q2 क्वेश्चन में दिया नहीं तो आपको मानना ही पड़ेगा, डिस्टेंस R है, फोर्स F है, तो यही फार्मूला यूज कर लेते हैं Q1 Q2 बाई R²। बोलो बेटिया। यस सर। अब मान लो चार्जेस डबल करेंगे, डिस्टेंस आधा करेंगे, तो कुछ फोर्स की वैल्यू नहीं हो जाएगी ना, बोलो। नहीं सर। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के बाद हम क्या कर रहे हैं, चार्जेस को डबल कर दे रहे हैं। तो 2Q1 2Q2 और डिस्टेंस आधा हो गया तो R/2 हो गया। नया फोर्स अब मान लो F' है, उससे डिफरेंट फोर्स आएगा तो F', स्मॉल k 2Q1 2Q2 R/2 का होल स्क्वायर R²/4, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक, यस सर। 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया, 16 स्मॉल k Q1 Q2 बाई R²। ठीक, सुन लिया।
लेकिन बेटा हम 3 महीने के बाद तुम्हारा ये डर खत्म कर देंगे, तुम ग्रुप में आके आंसर करोगी, बस डर खत्म करने के लिए ग्रुप में डालेंगे तुमको। यस सर, वो कॉम्प्लेक्स का बहुत है सर कि मैं हाँ। लैग करने लगी उसके बाद वो सब तो। ठीक है, नहीं तो देखो हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, आई बात समझ में। ठीक, अगर ले Yes, तो sir. डिनाई कर दे बात अलग है, टाल दे बात अलग है, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ख़त्म करना चाहिए था, है ना। तो 16F हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो F Yes, है ना, इक्वेशन 1 में तो F है ना इसकी वैल्यू। बोलो। यस सर, ठीक, समझ में आ गया सर। वेरी गुड, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में परसों, ठीक है। यस सर। ओके बाय।